व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर शी जिनपिंग के साथ और स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जोड़ी ने पाकिस्तान को बहुत बावकार अंदाज में रिप्रेजेंट भी किया है। मेरे नजदीक सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पावर को, अपनी हार्ड पावर को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करने के लिए ये नाउ और नेवर वाली घड़ी है। पाकिस्तान का जो हार्ड पावर एज है उसको सस्टेन करने के लिए हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की जरूरत है। सो हमें क्या करना है? डोमेस्टिक सेविंग, मोबिलाइजेशन आई वुड पुट एट फ्रंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आई वुड पुट एट फ्रंट एंड फ्रेंड शोरिंग ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हिच इज कि हम सप्लाई कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड एंड आई बिलीव कैन अचीव दैट 6% गोल। इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं, तो अब हमें ट्रांसलेट करना है इस पूरी पोजीशन को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में, किसी सूरत से इस अपॉर्चुनिटी को जाया ना होने दें। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इट हैज टू बिकम इकोनॉमिक फ्रेंडली। रियल एस्टेट हैज बीन आवर मेजर फोकस एरिया domestically as a source of growth. Private credit to GDP ratio is one of the lowest in the world. Agriculture sector yield हमारी increase ही नहीं हुई for several decades. We became food importer. ये वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हम इससे पहले अपनी अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर चुके हैं। वो टेंजिबल चीज़ें, वो कॉन्क्रीट चीज़ें जो हैं, जिसकी हम एप्लीकेशन करें और इसको हम मोनेटाइज करें। We need to have a proper long-term strategy. एक तो हमें जो GCC या सऊदी कैपिटल है for manufacturing है, we have to bring it to Pakistan. उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं core foundational technologies from China. इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, स्टेट कैपिटल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैज टू बी क्लियर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कल शब मुलाकात पाकिस्तान और पूरे रीजन के लिए एक और ज़बरदस्त और मायने खेज़ डेवलपमेंट है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में 1 घंटा 10 मिनट के करीब जारी रहने वाली ये मीटिंग इस हवाले से बहुत अहम है कि पिछले 2 दिनों में ये शहबाज ट्रंप तीसरा इंटरेक्शन था। ये गैर मामूली बात यह भी है कि तकरीबन 3 महीनों के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दूसरी बार व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के मेहमान थे। इस मुलाकात से पहले एंड्रूज एयरबेस पहुंचने पर पाकिस्तानी लीडरशिप का रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। इस मौके पर क्वेश्चंस के लिए मीडिया को मदऊ नहीं किया गया था, लेकिन व्हाइट हाउस से जारी होने वाली तस्वीरों में पाकिस्तानी मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल, बायलैटरल मुस्कुराहटों के तबादले और गर्म जोशी से हैंडशेक्स नुमायां थे। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से थम्स अप के इशारे ने पूरी दुनिया पर वाज़ेह किया कि ये मुलाकात इंतहाई फ्रेंडली माहौल में हो रही है। इस बार भी वाइस प्रेसिडेंट JD वांस और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी मीटिंग में शरीक थे। एक मौके पे ऐसा भी लगा जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बेसब्री से पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री लीडरशिप से मिलने के मुंतजिर हैं। जबकि मुलाकात से पहले ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात खत्म करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आ रहे हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों ग्रेट लीडर्स हैं। We have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. बिलाशुबा पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री हाइब्रिड सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जोड़ी या पार्टनरशिप एक मिसाली मॉडल है। बेशक सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने वो परफॉर्मेंस दिखाई है जिसने पाकिस्तान की ग्लोबल प्रेस्टीज में इतना इजाफा कर दिया है जिसका कुछ माह पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर शी जिनपिंग के साथ और स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जोड़ी ने पाकिस्तान को बहुत बावकार अंदाज में रिप्रेजेंट भी किया है। इस हाइब्रिड सिनर्जी की पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री तारीख में मिसाल नहीं मिलती। टर्की, ईरान, आज़रबाईजान और UAE के विजिट्स में भी पाकिस्तान की यही लीडरशिप, सिविल मिलिट्री लीडरशिप शाना बशाना नजर आई है। यकीनन पाकिस्तानियों ने चंद महीने पहले ऐसा सोचा भी नहीं था जो आज हो रहा है। आज पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स, रीजनल सिक्योरिटी और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हवाले से
नई अपॉर्चुनिटीज के एक एरा में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका, गल्फ स्टेट्स और IMF और वर्ल्ड बैंक का मिजाज तब्दील हो गया है। पाक चीन बेमिसाल दोस्ती कई गुना बढ़ गई है। पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ताल्लुकात के रीसेट का आगाज हुआ है और दुनिया भर के डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी जराए प्रेसिडेंट ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग को वाशिंगटन और इस्लामाबाद के डिफेंस, स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक ताल्लुकात को एक इंतहाई मायने खेज डेवलपमेंट के तौर पे देख रहे हैं। मेरे नज़दीक सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पावर को, अपनी हार्ड पावर को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करने के लिए ये नाउ और नेवर वाली घड़ी है। दुनिया की जानी मानी न्यूक्लियर स्टेट और मिलिट्री पावर यानी पाकिस्तान की इस वक्त GDP ग्रोथ बमुश्किल 3% भी नहीं है। इंतहाई तशवीश की बात है। डिफेंस और इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरीज में ये इम्बैलेंस पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। पाकिस्तान को हर हाल में 5 से 6% तकरीबन कम से कम GDP ग्रोथ की जरूरत है। आज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक डिजायरेबल मकाम पर है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन सिविल मिलिट्री लीडरशिप से तकाजा कर रही है कि हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमिक मामलात में। ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है। FBR को सुधारना है और प्राइवेटाइजेशन को यकीनी बनाना है। IT, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, टेक्सटाइल और मिनरल जैसे सेक्टर्स में FDI का रास्ता खोलना है। पाकिस्तान में FDI मेजरेबल है। पाकिस्तान की डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट जोन में मुंतकिल करना होगा। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। TTP और BLA को ख़त्म करना भी नागुज़ीर है क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकते हैं। बेशक पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप, ये जो हाइब्रिड लीडरशिप है, इसके मुकम्मल समरात उसी वक्त मिलेंगे, हमें फल उसी वक्त मिलेगा जब हम नए इकोनॉमिक एवेन्यूज तलाश करेंगे और सिस्टम को कमज़ोर करने वाले लूप होल्स को तेज़ी से बंद करेंगे। पाकिस्तान की हार्ड पावर को, मिलिट्री पावर को इकोनॉमिक पावर में कैसे बदला जाए और इकोनॉमिक पावर की कितनी अहमियत है आज के उस दौर में, यकीनन जहाँ पर कि मिलिट्री पावर की भी अहमियत है, ये हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर सलमान अहमद से। आप फिडेलिटी इंटरनेशनल में ग्लोबल हेड ऑफ मैक्रो एंड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा डॉक्टर सलमान साहब के एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये वो ज़माना है कि जहाँ पे मिलिट्री पावर, हार्ड पावर जो है वो अपना लोहा मनवा रही है, मगर उसके साथ साथ आम तौर पे हम देख रहे हैं कि ये जो हार्ड पावर्स हैं, ये मिलिट्री पावर भी हैं, हार्ड पावर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी की भी पावर्स हैं, मगर इसके साथ ये इकोनॉमिक पावर्स भी हैं। पाकिस्तान ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त मकाम बनाया इस दौरान, पिछले 5-6 महीने के दौरान, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल जो हैं वो काफ़ी इस वक्त सीरियस नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूरत कैसे हार्ड पावर को इकोनॉमिक पावर में बदला जाए आज के माहौल में, इस पर ज़रा रोशनी डालें। शुक्रिया कामरान साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में लेआउट किया, मैसिव चेंजेस जो हुई हैं पिछले फ्यू महीनों में ग्लोबली हुई हैं, एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली has been an important player in that. But I will take a step back and then highlight some of the points on the question you raised. कि ये जो developments हैं वो हो कैसे रही हैं in the global sphere of things. So I would argue that this is basically the return of the old titans, which is basically hard power. आपने जिस तरह highlight किया, which has to be so. There is no other way to get hard power other than military. Then we are also talking about economic sovereignty and neutrality. So state ka influence on economic policy across the board is going up, and we can see that in the US. Yes, we are seeing that signs in Europe as well, and obviously China has already been in that area. Or thirdly, technology, जो आपने point out किया, the technology advances are very different compared to the Cold War or the period before World War I and II, and technology is a dual use system in the sense like उसकी civilian use भी है, उसकी military uses भी हैं. So if you look at the global setup, हम लोग expect कर रहे हैं कि we are going towards a world of fragmentation, कि जहाँ पर अपने अपने blocks फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, एंड ऑलरेडी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स उसकी काफ़ी एविडेंस शो हो रही है. सो अ US ब्लॉक, more increasingly a little bit of a China block, and then Europe somewhere in the middle. But economic relationships are being reassessed. Technology is becoming decoupled.
एंड देन थर्डली कैपिटल फ्लोज पे भी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा. सो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जिससे आपने रेज किया, हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज बीन अ ग्लोबल पावर राइवलरी प्लेयर फॉर वेरियस रीजंस. ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Importance of military has been historically very elevated in Pakistan, and this is now the third iteration where Pakistan once again, when great power rivalry is come into play, has been given a seat at the table. I would argue actually this is much stronger seat at the table than the historical two examples we've had, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा secondary थे and logistic providers थे, whether it was in Afghan War 1 or 2, but certainly इस दफ़ा क्योंकि सारा setup global है जिसमें almost every country is involved in some shape or form, पाकिस्तान का जो hard power edge है, that has been very clearly driven, and I think आपने उसको elucidate भी किया. Now to your question about economics, इसकी sustainability जो है वो economics पे dependent है, especially in a world we live in. अगर हमारा रोल जो है ग्लोबल सेटअप में हार्ड पावर ओरिएंटेड हो रहा है, वी सॉ दैट विद द सऊदी पाकिस्तान डील एज वेल, डिफेंस पैक्ट इफ यू विल, उसको सस्टेन करने के लिए हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की जरूरत है. एंड आई वुड जस्ट एंड बाय टू स्टैटिस्टिक्स which is basically अगर इंडिया फॉर एग्जांपल कंटिन्यूज विद 6% प्लस ग्रोथ एंड पाकिस्तान 2.5-3% पे रहे, तो बाय 2047 per capita income in India would be nearly $10,000 in today's dollars terms, and Pakistan would be $2,500 or $2,600. That's a huge difference which will open up because of compounding, and that will have impact on defense quality, defense provision, both internally and externally, and the prosperity of the country. So to your point, economic strength to power this, to make it sustainable hard power, will be critical going forward, and that's how I wanted to put it across. जैसे आपने कहा that will be critical कि हम अपनी को जो हमारी हार्ड पावर है इसको इकोनॉमिक पावर में शिफ्ट करें, और उसके लिए एक फॉर्मिडेबल, एक सॉलिड, एक बहुत सॉलिड उसके साथ हम एक जर्नी का आगाज़ करना होगा, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं इट्स प्रीटी लॉन्ग वे टू गो डॉक्टर साहब. और हम कैसे आज जिस सिचुएशन में हम हैं, जो कि एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पे जो अमेरिकन अंडर राइटिंग थी सिक्योरिटी की वो उस पर क्वेश्चन हुआ है और उसको रिप्लेस किया है सऊदी अरेबिया ने, और या रिप्लेस किया है, उसमें ऐड किया है पाकिस्तान को. यकीनन ये कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मगर उस जर्नी पे जाने के लिए जो कि सिंपल वर्ड्स के अंदर 3% ग्रोथ को हम किसी सूरत से 6% पर जाएं, उसको यकीनी बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो कामरान साहब, आपकी the way you put across is correct in the sense ये diversification play है, so they have added further options, especially when you talk about from a GCC perspective to their defense posturing, and it is not being done for 1 month, 2 months. It is a long-term sustained shift. So उस shift को connect करने के लिए हमने बात की economic sustainability की. So हमें क्या करना है? I think we have to learn from history first. So let's start by looking at the last two major shifts Pakistan has been involved in. So Afghan War 1, जब सोवियत यूनियन ने अटैक किया था अफगानिस्तान को, उसमें पाकिस्तान was aligned to the US and played a very critical role in pushing back the Soviet push, and which was a very successful role. A lot of historians say कि भाई कि Cold War के end में that role was critical because obviously Soviet Union was a superpower, at least a very major military superpower during that time, and was competing with the US head on. Then we had post September 11 world, जहाँ पर again Pakistan got involved in great power rivalry in some shape or form. At least the only superpower which was at that time, which was US, got involved directly on our borders. So वहाँ पर हम लोगों ने एक provider of logistics का रोल अदा किया. मगर history teaches us कि हमने वो जो connectivity थी with the economic and military power of the day को translate नहीं किया in any kind of long term economic benefit. उसके operating rents हमने earn किए, but एक sustained trade deals हो, capital transfer हो या tech transfer हो,
उसको हमने ना प्रायोरिटी दी और ना हमने उसको ट्रांसलेट किया इन गेन्स जो कि हमें would have helped us elevate our economic strength. So looking ahead, I think learning from those two historical examples is going to be important. I would argue that Centro-Seto was somewhat successful with the Ayub Khan Daur, जहाँ पर Pakistan did see some industrialization to a significant extent compared to our own history at least. But looking ahead, सिर्फ इसको मिलिट्री पैक्ट देखना would be a very narrow dimension. We have to think about कि ये कैपेक्स जो है वो फ्रेंड शोरिंग, रिलायबल सप्लाई चेन्स के कॉन्टेक्स्ट से पुट थ्रू हो. हमारे अपने डोमेस्टिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स शुड बी रेडी टू हैव दैट लॉन्ग होराइजन जो कि नीडेड है फॉर दिस काइंड ऑफ शिफ्ट्स एंड सेटिस्फाई द डिमांड्स व्हिच विल बी पुट ऑन अस from a defense perspective. और इसमें horizon governance structures, आपने domestic saving mobilization की बात की जिसमें FBR का रोल बहुत important है, and more or less economic sovereignty की जरूरत है. We cannot go back to IMF again and again, and this time around अगर हमारा economic कोई crisis होता है तो IMF की shape और form भी confirm नहीं है. President Trump का view on UN we have all heard. Multilateralism generally is coming down, so that option for us is shutting down. So domestic saving mobilization I would put at front, technology transfer I would put at front, and friend shoring driven economic growth, which is कि हम supply कर सकें to our allies goods and services they need in a secure, reliable manner. And I think that is a very strong proposition both externally and internally to put through, and I believe can achieve that 6% goal you were referring to earlier. तो डॉक्टर साहब ये जिन अपॉर्चुनिटीज़ के एरास की आपने बात की, इत्तेफाक की बात है या फॉर वट एवर रीज़न ये उसी वक्त हुआ है जब पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप थी और फ्रॉम प्रेसिडेंट अयूब खान, जो आपने कहा कि एक अच्छा पीरियड था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और दो अपॉर्चुनिटीज़ के एरास जो कि एक जनरल ज़ियाउल हक़ और जनरल मुशर्रफ के ज़माने में अफ़गानिस्तान रिलेटेड जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई थी. इंसिडेंटली अभी इस वक्त भी जो हमारी सिचुएशन है उसमें भी हमारे पास जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है मिलिट्री लीडरशिप का, यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का एक ख़ास तौर पे एट द बैक ऑफ अभी जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को कामयाबी हुई वो, और उसके बाद से जिस तरीके से भी अब पूरे सिक्योरिटी सिनेरियो में, रीजनल सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान जिस तरह से हाईलाइट हो रहा है उसमें भी जाहिर है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है. और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वो भी ख़तरा नहीं है जो पाकिस्तान में अदरवाइज़ इस मंथ में होता कि जी कि नया आर्मी चीफ आना है, कौन आता, क्या होता, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती. अभी हमें पता है कि एटलीस्ट मिनिमम 2 years जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज़ गोइंग टू बी देयर, और इस पर भी दुनिया को बड़ा एक कॉन्टीन्यूटी का, सस्टेनेबिलिटी का एक एहसास है. और फिर इसी दौरान हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल और एक्सटर्नल मामलात के हवाले से सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है. ईरान के साथ हालिया सालों में हमारे इतने बेहतर ताल्लुकात नहीं रहे हैं, या एक ईरान का ट्रस्ट जो हम पे नज़र आया है और हमारा उनके साथ जो इंगेजमेंट नज़र आया है पोस्ट इज़राइल वॉर और ये तमाम चीज़ें वो बहुत ज़्यादा है. आपने देखा कि ईरान ने एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर है जिसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया है पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट को. फिर हमारा गल्फ़ के अंदर एक स्टेचर बेहतर हुआ है, बांग्लादेश के साथ सूरत हाल बेहतर है, चाइना के साथ बहुत बहुत अच्छा है. आपने देखा कि गो के प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त आर्मी चीफ जो थे वो यूएस में थे, लेकिन प्रेसिडेंट ज़रदारी अभी ही चाइना में थे. बड़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त उनका विज़िट रहा है. तो ये तमाम चीज़ें जो है इकट्ठी इतनी सारी पाकिस्तान के लिए इससे पहले नहीं हुई हैं. इससे पहले जब हम इस माहौल में होते तो हम 2 जंगें थी जिसको हम मैनेज कर रहे थे अफ़गानिस्तान के हवाले से. तो ये इस लिहाज से ये काफ़ी बड़ी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि ये जो हमारे लिए क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं, तो इसको हम कैपिटलाइज़ करें और किसी सूरत से इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना होने दें. कमल साहब आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन दी कि जो लास्ट 2 ग्रेट पावर शिफ्ट्स में पाकिस्तान जो इन्वॉल्वमेंट थी वो काफ़ी नैरोर थी, क्योंकि ऑब्वियसली वॉर केम टू आवर बॉर्डर्स
And we didn't ask for it, right? I mean, this was, and sometimes we have to also realize that we are sometimes reacting to circumstances which are beyond our control. This time around जो चीज डिफरेंट है जो आपने आई थिंक बड़ी जबरदस्त हाईलाइट की है कि ये बहुत वाइड स्प्रेड है क्योंकि फंडामेंटल रीवायरिंग हो रही है रिलेशनशिप्स की ऑफ मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक्स. China ki rise over the last 20-25 years has been exemplary from a first economic perspective, and then they turned it into military strength and very credible military strength. And then we have seen that obviously the Middle East, जो conflicts हैं, underlying conflicts have, they have obviously turned into a very significant stage. So ये इसमें why Pakistan always come into play? I think we should think about it collectively as well. Because of our geography. क्योंकि हिस्टोरिकली ये जो रीजन है जो हम ऑक्युपाई करते हैं हिस्टोरिकली हैज बीन द मोस्ट जियोपॉलिटिकली एक्टिव रीजन फॉर मिलेनिया. सो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि ये रीजन गेट्स इन्वॉल्व. प्लीज रिमेंबर दैट इंडिया which includes present day Pakistan, so Indian sub-Indian continent, was the richest continent when before East India Company came into into the subcontinent. 25% of world GDP हमारा share था under Mughal Empire, and then obviously over a couple of centuries that got reduced to 5 or 6% of world GDP share. So we have always been very geopolitically active in this in global affairs, and this is not a surprise to me if you look at the long lens of history. And looking ahead, I think what is very critical is कि ये चीज जो है नैरो डायमेंशन में देखी जाए क्योंकि हर जो नई सुपर पावर्स ऑफ द डे हैं उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं. चाइना के अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स हैं. यूएस के ऑब्वियसली इंटरेस्ट्स आर गेटिंग शेप्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे कंपेयर्ड टू रीसेंट हिस्ट्री. देन यू हैव द जीसीसी व्हिच इज ऑब्वियसली इन द मिड्स ऑफ अ काइनेटिक सिचुएशन currently, and defense needs are changing, but they are rich. They are economically much more powerful than they have ever been. In terms of savings and assets they have gathered as a result of oil exports. So, but what do we have to offer? We have to offer a security umbrella, which I think we can credibly do, but it has to be powered by domestic economic strength, and it doesn't have to be कि overnight हमने एक rich country बन जाना है, but we need to become formidable. We need that underlying, obviously, baseline strength. और उसमें, I think, a well-developed long-term vision is needed. क्योंकि आपने, I think, बड़ा important point highlight किया कि we get into this power struggle in some shape or form every few years. ये design failure है. We cannot get ourselves into domestic power struggles every time. We need a long-term sustained, consistent implementation because the countries or the blocks we are dealing with have long-term visions because of their own governance styles and designs, and we cannot ignore that. Kyunki we do not, as developments जो आपने mention किए over the last few months, are the strongest possible evidence that Pakistan cannot be thought of as an isolated, inward-looking country. We have to think about our role and our contribution and our own domestic strength in an external manner as much as an internal manner, and that is something which we don't choose. It is the way it is. तो ये डॉक्टर साहब इस वक्त हम एक वन एंड ओनली टाइप की सिचुएशन में हैं व्हेन वी हैव आइडियल फैंटास्टिक रिलेशन विद वन सुपर पावर चाइना. CPEC है हमारा, उनके साथ एक्सेलेंट इस वक्त टाइज़ हैं. और फिर ये भी एक बड़ी यूनिक बात है कि US के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक्सेलेंट हमारे रिलेशनशिप है. बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त वो सूरत हाल है. फिर मिडल ईस्ट जो कि मोस्ट रिच इस वक्त पूरा रीजन है, वहाँ पे ट्रस्ट भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और हमारा जो है इतना ज़बरदस्त एक्सेस है. तो अब हमें ट्रांसलेट करना है ना इस पूरी पोजीशन को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में और एक पैल्पेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर. उसकी रेसिपी क्या होगी? तो कमल साहब इसको 3 स्टेजेस में देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेज तो ये है कि हमारा जो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इट हैज़ टू बिकम रेजिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड कि भाई कि वी आर गोना बिकम इकोनॉमिक फ्रेंडली कंट्री. एंड रेंट सीकिंग जो मल्टीपल सेक्टर्स में होती है डोमेस्टिकली, दैट हैज़ टू बी कन्फ्रंटेड क्योंकि वो अब लॉस मेकिंग फंक्शन है.
और इंटरनल रेंट सीकिंग जो है वो इनकंसिस्टेंट है विद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हिच प्रेजेंट्स इटसेल्फ फॉर नॉट ओनली इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इसको, इस पॉइंट को. So let's talk about the sectors, Gaman Sahab. We have obviously the last few, I would say 15 years, real estate has been our major focus area domestically as a source of growth. And that has also affected our external balances, boom bust cycles. Then apart from that, हमारा financial sector जो है वो private credit lending नहीं करता. It's a well-known fact. Numbers show that. In fact, our credit to GDP ratio, private credit to GDP ratio, is one of the lowest in the world. It has declined versus our peers. So, these like financial sector की बात होगी, real estate sector की बात होगी. Then you have, of course, the agriculture sector, जिसमें हमने yield हमारी increase ही नहीं हुई for several decades. We became a food importer, given the agrarian nature of our country. Technology की हमने incorporation नहीं की. We have on our border the best technology is being developed by humanity. I'm not even saying by a country, by humanity in China. I mean, China is competing with US on all across the several technologies. It is ahead in EV, renewables, robotics, automation. We have to, as a young nation, we have to connect. Frankly speaking, Dr. Sawan साहब, on the other side of the border also, ना इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी बूम जो है वो नज़र आ रहा है ना, हम में उस लेवल के बूम नज़र नहीं आ रहा है. बिल्कुल राम साहब, and it adds up over time. So इंडिया का टेक्नोलॉजी बूम जो आपने रेफर किया वो 2004-5 में स्टार्ट हुआ था. अब उसके उसकी vulnerabilities भी हैं as we are seeing, but we have also seen the compounding effect of that tech and knowledge transfer. And then I think we have to learn from that. And however, technology pace of development has become exponential, as we know. I mean, AI came a couple of years ago, and we can see the impact in our daily lives. Adoption rates are starting to go up. Both civil use cases and military-based cases are exponentially rising. So हमारे पास तो with a superpower of future, a technology superpower, one of the technology superpowers of the future, के साथ excellent relationships हैं. So we need to transfer that tech to increase our agriculture yields. We need to provide support to the private sector. And more importantly, I would just highlight one point. We cannot afford a confrontation between the state and the private sector. We have seen that in China, how a state and private sector can work together. Obviously, थोड़ी बहुत tension ऊपर नीचे होती है, but structurally they are in sync. And we have seen that increasingly in the US, जहाँ पर private sector. गोया आप ये कह रहे हैं कि स्टेट और प्राइवेट सेक्टर यानी जो इकोनॉमिक इंजन है वो सिंक नज़र आए, कम्पीट करता नज़र ना आए, दो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ नज़र ना आए. और सबसे बड़ी बात यह कि स्टेट का काम फैसिलिटेट करना है प्राइवेट सेक्टर को, बिजनेस को, हर तरह की ग्रोथ को. तो वहाँ पर उनके कंप्लीटली वो सिंक उसके साथ नज़र आए, उसके साथ मुकाबला करते हुए नज़र ना आए. तो अंडरलाइंग मोटिवेशन तो आई एग्री विद यू कि भाई सिंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसकी स्टेट की मैनिफेस्टेशन हैज आल्सो इवॉल्व्ड. सो टू योर पॉइंट, यस, द प्राइमरी रोल जो आपने हाईलाइट किया है वो तो फैसिलिटेशन है, सेटिंग द रूल्स ऑफ द गेम. आपकी जुडिशरी शुड बी इन सिंक विद बिजनेस रियलिटीज एंड कमर्शियल रियलिटीज, and focusing on human rights and property rights, and the two core pillars which drive a nation state. But beyond that, we are also seeing now that state capital is joining with private capital. We have seen that in China's economic model. We are increasingly seeing that with the US economic model. US recently Intel में 10% shareholding ली है. Europe में a trend has started as well कि भाई कि state अपनी balance sheet को help कर रही है to create that exponential increase in private sector capital or mobilize private sector capital. But that's the second stage of that facilitation जो आप highlight कर रहे थे. But it has to be underlying कि एक sinking हो rather than competition. तो I would say कि conflict now, क्योंकि इस वक्त critical है कि our sectors develop, हम लोग economic strength लेकर आएं, और private sector के बगैर ये हो नहीं सकता, और state capital और state support के बगैर भी ये नहीं हो सकता. So we have to look at this as two important, pillars of this engine
which has to drive forward, and this is cannot be thought of as कि भी अगले 3 महीने 6 महीने में क्या हो रहा है. We need to have a proper long-term strategy which is basically credible for not only Pakistanis but also for the external world. तो क्या एप्लीकेशन हम अपनी इस पोजीशन की करें जो एक हम मिडल ईस्ट में नज़र आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इकानमी इन द गल्फ इन द वर्ल्ड, उसके साथ यूएस के साथ जो गुडविल, जो इस वक्त फ्रेंडशिप, जो एक बहुत सॉलिड हमारी रिलेशनशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप की भी जो है ख़ास तौर पे वो, और बड़ी बात है कि उस वक्त जबकि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा था कि टेररिज्म के हवाले से, यूएस कहता है कि ये हमारा फिनोमिनल पार्टनर है काउंटर टेररिज्म में, और ओवरऑल यूएस के साथ हमारे फिर हमारे इकनॉमिक टाइज, सीपैक और तमाम चाइना के साथ. मगर अब ये वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता. हम इससे पहले अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया कर चुके हैं. वो टेंजिबल चीज़ें, वो कॉन्क्रीट चीज़ें जो हैं जिसकी हम एप्लीकेशन करें और इसको हम मोनेटाइज करें. तो कमल साहब 3 चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा जो आप स्पेसिफिक चीज़ें. एक तो हमें जो जीसीसी या सऊदी कैपिटल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वी हैव टू ब्रिंग इट टू पाकिस्तान. एक तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, वी हैव ह्यूमन कैपिटल इन एब्सोल्यूट सेंस, अगर रिलेटिव सेंस में नहीं, ऑब्वियसली वी आर 240 मिलियन पॉपुलेशन. We need to make sure that के जो manufacturing chains हैं वो आए, and our proposition to GCC should be कि भाई कि you also need reliable supply chains, not only of defense but also broader key items, और उसको आप connect कर सकते हैं by buying core foundational technologies from China. So आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं पूरी चेन को. इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, स्टेट कैपिटल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैज टू बी क्लियर. आप बैड कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते. हमारे पास ये अभी भी आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स हम निभा रहे हैं. क्यों why they were bad contracts? I would just digress a little bit. Because they were done in a panic state. It was done by 2-3 people. It was not done by proper informed credible human resource, and it was done in a hurry. So उसके फिर effects जो हैं फिर वो long term आते हैं. So we need to be thoughtful कि भाई कि ये we have to create proper economic and supply chains from China to GCC. I'm talking about within our region. US का obviously interest काफी clear है in our rare earth metals में and minerals में. We have to think about कि भाई कि वो कौन सी part of the supply chain में आ रहे हैं. And then you have of course the Central Asia markets you have to think about, but the manufacturing side is important. Then I would talk about technology. China is going towards at the forefront of technology. They want to compete with the US very clearly, but we can get our human capital connected with use case production of AI. We can get our sovereign IT plans into play, because IT is now a dual use issue in the sense like in a low trust world, you have to think about your IT stack. Yeah, आपका data किधर है? Who is tracking you? At individual level or at a collective level. आपकी psychological footprinting is becoming costless with AI. We have seen the impact of social media. So all these things are creating opportunity to add economic value and to become a formidable power. So technology की मैंने बात की, agriculture critical. हम लोगों को without delay सीड टेक्नोलॉजी हो, कनाल रीवर्किंग हो, कनाल पे काम ही नहीं हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस. नेटवर्क क्लाइमेट चेंज का ऑब्वियसली इज क्लियरली शोइंग कि उसकी क्या डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं. स्टोरेज, फूड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल कैपिटल इनकॉर्पोरेशन, सो लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. बट इनमें से एक चीज सबसे कॉमन है इन सारी चीजों में, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट होराइजन and ability and willingness to come together and apply rules of the game in a principled manner, जो कि confidence दे आपके economic and security partners को. तो जो वीकनेसेस की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको आपने हाईलाइट किया, आई थिंक वन ऑफ द की विद मोस्ट डैमेजिंग वीकनेस में जो हमारी है इकोनॉमी के हवाले से, वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है. in this day and age where हमारे आसपास जो है कंट्रीज completely digitized हो रही हैं, 80% 90% digitized हो गई हैं, डॉक्यूमेंटेड है इकोनॉमी, तमाम चीज़ें हैं. हम अभी तक जो है वो
कि हम एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को। हमारी मैसिव कैश इकोनॉमी है, हमारा मैसिव कैश इन सर्कुलेशन है, दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, आप यू हैव अ ग्लोबल व्यू ऑफ दिस एरिया एज वेल। ये कितना डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए, ना हाउ क्विक वी नीड टू फिक्स इट बिफोर वी एक्चुअली टॉक अबाउट बिकमिंग a reasonable economic power? So, Kamal Sahab, I will start with the good news. The good news is that this is very quickly fixable. The current day technology allows you to digitize at the speed of light. So the bad news is that it's a willingness problem. Why is the system not willing to digitize the economy, bring the undocumented into document space, and mobilize that saving pool we have got? Because अगर आप फॉरेन कैपिटल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो कहता है कि यार आपके पास भी तो सेविंग्स है ना, तो आप अपनी सेविंग्स क्यों नहीं यूज करते? व्हाई आर यू बोरोइंग कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड ऑल द टाइम, राइट? हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स. यस, इट्स ग्रोइंग फ्रॉम वेरी लो लेवल्स, बट इंडिया 17% ऑफ टैक्स जीडीपी क्रिएट करता है, हम 10 पे मर के पहुंच रहे हैं. एंड देन यू कंपाउंड इट, जो मैंने कैलकुलेशन की थी पिछले 10 सालों में $300-400 बिलियन का गैप आ जाता है अगर इफ वी वर रनिंग अ टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया versus running what we've had over the last 10 years, for example. अब $300-400 बिलियन is a huge amount. अगर वो आती अंदर किटी के अंदर, you could have done state capital based investments, capex, infrastructure, you name it. I mean, healthcare, it depends on political priorities how you want to use it. But that money and capital is sitting in the economy. So I believe it's a willingness issue. Technology, in fact, over the last 2 years, जो developments हो रही है with AI, with drones, it's a physical technology. It is a dual-purpose technology. It can allow us to document. Why can't we get AI-based estimates of tax by drones? उनको आप उड़ाएं लिबर्टी मार्केट में, वो आपको शाम तक बता देंगे कि फुटफॉल कितनी थी. And via footfall, you can get a predictive estimate of कि भाई टैक्स कितना होना चाहिए. So my point is, these are cheap technologies. $200-300 का अच्छा ड्रोन आ जाता है. So the question is कि हम लोगों ने as a collectively willingness है to make sure कि हम domestic saving को mobilize करें और उसको convert करें in a sustained economic strength, क्योंकि this is not about millions of dollars, this is about hundreds and billions of dollars for Pakistan, for the people of Pakistan, and for the institutions and obviously private sector of Pakistan. You know Pakistan, माशाल्लाह, you're son of the soil. ठीक है, ग्लोबल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, सब कुछ माशाल्लाह. लेकिन अगेन यू बिलीव एंड यू आर श्योर कि अगर हमें मिसाल के तौर पर अपना टैक्स सिस्टम ठीक करना है, हमने अगर अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, हमने कैश इकॉनमी से जान छुड़ाना है, तो वी कैन एक्चुअली डू इट विद द स्पीड ऑफ लाइट एज यू पुट इट. No, sir, we have examples. I will give you the example of, Southeast Asia. I've been visiting Southeast Asia for better part of 15-20 years now, since I joined my career. It's massive changes in terms of everything is digitized. You are talking about systems which are tech dependent. And वो जो technologies वो use कर रहे हैं, कोई alien technologies नहीं है, वो पाकिस्तान में available है. The question is, आपने उसको apply करना है at a wider scale or not? The question is कि आपने उसको implement करना है, and you have to take the incentives and change the incentive structure. कि भाई कि क्यों dynamic corruption हो रही है पाकिस्तान में? I say dynamic corruption, which is like कि भाई कि an ideal. I mean, we have dealt with the system, and you can see कि भाई कि dynamic corruption हो रही है, which is कि facilitation charges are being driven. So rather than that money going into the national kitty, it is being spread around through the chain, right? अगर आपने property लेनी है या आपने कोई काम कराना है, which is legal काम, and as a state is committed to deliver that service, but you have to pay something extra to do that. Now technology can solve that problem. It can, आपकी हर चीज link हो सकती है, and I'm sure Pakistan is going in that direction, but it has to be done with the urgency we have shown on our defense side, because this is part of defense. Economic defense will add into kinetic or military defense, and economic power will add into and amplify your not only externally but internally, because we are committed to prosperity of our people. That is our core obligation of the state.
हाँ उसमें राइट्स आते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, बट द कोर एम इन माय माइंड इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कलेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, एक और पाकिस्तान का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, नो वन कैन डायलेट ऑन दैट देन बेटर देन यू, बीइंग the global head of macro and strategic asset allocation in one of the world's माशाल्लाह the top investment bank, हमारे यहाँ FDI है ही नहीं, ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि देर इज़ नथिंग। ये वो कंट्री है, इवन ये FDI है, हमारे यहाँ FPI भी नहीं है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही उस मुल्क में जो 60% डॉलराइज रिटर्न दे रहा है पिछले एक साल से, एक्सचेंज रेट स्टेबल है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी एक्सट्रैक्ट हुई है उस वक्त जब 60% हम डॉलराइज रिटर्न दे रहे हैं। ये गुत्थी सुलझाए, ये बताएं ये क्या प्रॉब्लम है कि फॉरेन कैपिटल इज सो शाय ऑफ पाकिस्तान। काउंटर साहब आपने बड़ा क्रिटिकल सवाल किया है, सो आई थिंक आई वुड अप्रोच इट बाय थ्रू टू डायमेंशन। सो फर्स्ट डायमेंशन इज कि what is the structural fear about Pakistan? And the structural fear about Pakistan, economically speaking, has been the boom bust cycles. And I think that memory is still there. And it shows when you speak to the investors, you speak to the whether it's public liquid assets or publicly listed assets or private assets, कि Pakistan goes into these boom bust cycles, returns are good while they are, but then it becomes very difficult to harness those returns, and B to get liquidity when you need it. So वो एक past memory जो है ना हमारी, वो काफी dominant है in investment assessment. So in a way risk premium काफी structurally apply होता है when foreign investors look at Pakistan. The second one is हमने जो dimension मैं share करूँगा, जो हमारी कलेक्टिव अप्रोच है प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी और स्टेट की भी, वो ये है कि चेज करें, कि भी लोगों को दिखाएंगे भी कि ये हो रहा है। आई बिलीव कि अगर आपका गार्डन अच्छा होगा तो तितलियां खुद आती हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन मेकिंग आवर गार्डन ब्यूटीफुल एंड मेकिंग श्योर कि ये गार्डन ब्यूटीफुल रहे, और उसके लिए आपको जेन्युइन गवर्नेंस रिफॉर्म विजिबल, आपकी clarity around contracts and applicability of contracts is critical for investors. Domestic security situation. I mean, why did we lose that big tech trend of early 2000s, which went to India, the outsourcing trend, because of our domestic security situation. अगर हम domestic security situation को clamp down नहीं करेंगे and create a permanent solution which needs an economic and social dimension to it, आपका जो लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल है वो स्ट्रगल करेगा आने में। बट द पॉजिटिव थिंग इज कि क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, इकोनॉमिक न्यूट्रलिटी जो है वो खत्म हो रही है, फ्रेंड शोरिंग और रिलायबल सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी is becoming more important, we can switch, and I think we will find it easier to switch into that world than the world of free flowing capital and everything else, because people will come to us, right? And however, again, the foundational side has to be clear, which is कि आपके property rights, आपके governance structures are consistent, applicable, bad contracting नहीं हो रही, वो contracts ऐसे नहीं sign हो रहे कि बाद में आपको you have to renege on them. So इसके लिए expertise की चाहिए ज़रूरत है, the right expertise for the right job की ज़रूरत है, and it is a rewiring of your own domestic governance structures as well to align with the new world, which requires you to be powerful. In fact, the world demands us to be powerful economic and military country. और ये हेल्प कर रहा है डॉक्टर साहब, जो फर्स्ट टाइम हम एक वर्केबल और एक बहुत ही वायबल और बहुत ही सॉलिड एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम जितनी बड़ी समिट्स हुई हैं उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज विद द प्राइम मिनिस्टर, और इनफैक्ट वाइट हाउस का तो उनका सोलो लंच था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो ये जो मिलिट्री और सिविल के जो हमारे यहाँ इस वक्त एक कॉम्बिनेशन है और जो बहुत सॉलिडली काम कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, दुनिया इसको वेलकम कर रही है।
Amin sahab, evidence हमारे सामने है, and you know everybody can see that, and there's no, I think there is very difficult to you know push back at that point जो आप raise कर रहे हैं. But I would highlight कि ये क्यों दुनिया welcome कर रही है, and why are they showing this you know deep interest? Of course they have to engage with Pakistan, but why are they showing this deep interest with this governance model we have right now? Because consistency and horizon is important for not only state powers but also private sector as well. And I think how you deliver that consistency, how you deliver that long-term vision is secondary. For if you are looking at any, especially now, I think there has been a very strong decline of neo-liberal economic order, which is very clear because tariff policies and protectionism and industrial policies and state-led industrial policies are everywhere right now. So the neoliberal economic order has declined because of many reasons. I think it's a big debate on its own, but we should take it as a given. And the reason why this has to continue is that aapko consistency, long-term vision, and then application on that long-term vision will be needed. The moment we tinker with it, I think we will pay a penalty because, you know, with upside comes downside. Nothing is free in this world. There is no free lunch, and we should forget about that. So we will have to do our part as well to make sure this you know connectivity continues, because the moment this is tinkered with, is पे volatility आएगी domestically, you know, you will see penalties being applied, and I can you know chart out a scenario. कल economic crisis दोबारा होता है पाकिस्तान में, क्योंकि you know probabilistically speaking 30 you know 23-24 दफा हम IMF के बाद जा चुके हैं, right? So किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल में आप ये रन करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी तो आ ही डालेगा उसकी, क्योंकि वो डेटा पैटर्न देख रहा है. तो अगर हम नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो and because of domestic issues and domestic policy inconsistencies, we are not going to be given a free lunch. We were already not given a free lunch at the last program. We were actually you know being remember as you remember Kamal sahab, we were talking about in 2022 कि IMF का जो approach थी पाकिस्तान पे बहुत सख्त थी compared to previously, and that was because of geopolitics. So we should not forget that कि भी क्या economic crisis की जो pain और penalty होगी वो बहुत significant होगी next time around, and that should feed into this consistency and the model which can deliver it. I think in a sustained manner. So, several times you mentioned consistency, और हम लोकल भी हमारे इन्वेस्टर्स भी बात करते हैं, इंटरनेशनल भी बात करते हैं कि हमारे यहाँ आपने बूम एंड बस्ट की बात की, पॉलिसी रिवर्सल्स की बात की, पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी की बात की, गवर्नमेंट्स का आना जाना वो बात की, लेकिन ये हम जो इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं जिसमें मिलिट्री लीडरशिप और जो सिविलियन लीडरशिप है ये एक पेज पर, और मगर इसको कंसोलिडेट करने के लिए और दुनिया को इसका एक लंबा कंसिस्टेंट मॉडल देने की भी ज़रूरत है ना, थ्रू चाहे वो हम पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट के थ्रू करें, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करें, मगर दुनिया को हमें ये बताना होगा कि ये ऐसा ही रहेगा. फॉर इंस्टेंस ये जो अभी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये जैसे हुआ है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये लॉन्ग टर्म है, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ इट, ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इट. तो कमल भाई बिल्कुल सही. वी हैव बीन डूइंग थिंग्स इन ad hoc manner for far too long. This is the time. Already some important steps have been taken in that direction. This is the time to formalize it. We clear. Okay, this is our governance structure. This is how we are gonna make decision making. This is how we are, you know, the institutional lens is coming through, so that कि जो आप डिफेंस पैक्ट की आपने बात की, अब डिफेंस पैक्ट 2 साल और 3 साल 5 साल की तो नहीं हुआ ना, ये कोई पार्लियामेंट्री टर्म के लिए तो नहीं ट्रीटी हुई. So how are we gonna design institutional backing of it? It's a big question. Ad hoc पे जाकर हमने साइन कर दिया पेपर पे, that is not enough. It has to be backed by consistency. आपकी जो पावर सेंटर्स हैं, पार्लियामेंट्री पावर सेंटर्स हैं, दे हैव टू यू नो एनर्जाइज दैट एंड सपोर्ट दैट कि भाई ये एक यू नो लॉन्ग टर्म ओपन एंडेड कमिटमेंट है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है. कुछ भी हो सकता है, कल कोई भी वॉर हो जाए, पाकिस्तान हैज टू पुट इन नॉट ओनली इट्स हार्डवेयर बट ऑल्सो यू नो पाकिस्तानीज लाइव्स ऑन द लाइन फॉर इट, राइट? इट्स अ बिग कमिटमेंट. सो इसकी, एंड दिस इज वन एग्जांपल. और अगर आपने इकोनॉमिक्स में इसको शिफ्ट करना है
तो we need a formalized constitutional way to add power and punch to those commitments, क्योंकि ad hoc manner पे अगर हम काम करेंगे उस पे penalty आएगी। और फिर वो ad hoc डॉक्टर साहब, क्या ये भी ज़रूरत है कि हम दुनिया को बताएं या हम इसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड कर दें कि हम ये जो हाइब्रिड सिस्टम की बात करते हैं, अभी तो हम ज़ाहिर है कि इसको सतही तौर पे सुपरफिशियल उस अंदाज से कर रहे हैं, है सॉलिड चीज़, लेकिन इसको हम एम्बेड कर दें ना सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड कर दें, सारी दुनिया को पता चले कि जी के मिलिट्री और सिविल जो पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग है, इट्स देयर एंड इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर द कंटिन्यूटी ऑल्सो। So, Kamil sir, obviously, this is the decision for people of Pakistan to take. I have my own personal views on it, but what I will say is that the constitutional powering of the governance structure will go a long way in making sure कि हम इसको long term gains में translate कर सकें, and making sure कि भाई 2047 में 100 years after independence, India is not at $10,000 and we are not at $2,500. That's the key. Thank you so much. It will be one of the most important things to do. That's right. This is what we were talking. हमारा मौजू भी आज ये था, हार्ड पावर बन गया, मिलिट्री पावर बन गया, पाकिस्तान को दुनिया मान रही है, लेकिन इकोनॉमिक पावर बनना है। इकोनॉमिक पावर बनने के लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने दावत दी थी डॉक्टर सलमान अहमद को, और बहुत ही इस मामले की एस्टेब्लिश्ड एक्सपर्ट हैं। फिडेलिटी इंटरनेशनल दुनिया का टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें ग्लोबल हेड ऑफ मैक्रो एंड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। हमारे साथ लंदन से थे डॉक्टर सलमान अहमद। थैंक यू सो मच सर।